तो स्टूडेंट्स वेलकम टू CI एकेडमी। तो हमारा जो जनरल साइंस का सीरीज चल रहा था वो हमारा अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और आज हम फिर आए हैं आपके लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लेकर के। ध्यान से आप देखिए, पढ़िए और समझिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और ये इसमें पूछ रहा है क्या, तो इसमें पूछ रहा है ओर के बारे में, है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, एल्युमिनियम का पूछ रहा है। लेकिन आप ट्राई करो कि आप सारा ही बता सको, सारा ही आप बता सको। आप ट्राई करो कि आप सारा ही बता सको कि ये किसका और है, ये किसका और है, ये आपको सारा का ही बताना है। लेकिन सबसे पहला तो एल्युमिनियम की अगर ये बात कर रहा है कि एल्युमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण ऐसक है वो कौन सा है, तो वो हमारा बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट हो जाएगा, क्योंकि कैलामाइन, कैल्साइट, गैलेना ये सब किसके हैं, तो जिंक के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के हैं और लेड के हैं। समझ में आया। मैं थोड़ा जल्दी में भी बता रही हूँ लेकिन मैं आपको समय भी दे रही हूँ, आप खुद भी सोचा करो। इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है कि टाइम लगेगा सोचने में, पता होगा तो याद आ ही जाएगा। चलो, बॉक्साइट इज द प्राइमरी और यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम ग्लोबली, है ना। इट इज अ रॉक रिच इन एल्युमिनियम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, है ना। तो विश्व स्तर पर एल्युमिनियम निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक ऐसा कौन सा है, तो बॉक्साइट है। बाकी सारी का भी देख लेते हैं। तो कैलामाइन, कैलामाइन का क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। कैल्साइट का क्या हो जाएगा, कैल्साइट का आपका कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। गैलेना का क्या हो जाएगा, तो गैलेना जो है वो एक लेड सल्फाइड है और वो किसका ओर है, तो वो लेड का है, ठीक है। आपको याद रखना है, गैलेना तो सबको पता है लेड, कैल्साइट क्या हो गया आपका, कैल्शियम हो गया। फिर आपका एक और क्या था, कैलामाइन, कैलामाइन क्या हो गया आपका, तो जिंक हो गया, ठीक है। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज अ pH वैल्यू मोर देन 7, मोर देन 7, मोर देन, निम्नलिखित में से किस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो अगर अधिक की बात की जा रही है, अगर अधिक की बात की जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। 7 से जो अगर 7 से अगर ज्यादा है तो वो क्या होता है, बेसिक। और अगर कम है मतलब डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा। एक अम्ल हो जाएगा 7 से कम होने पे, और 7 से ज्यादा होने पे क्षारीय विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसको हम एल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। pH वैल्यू अगर उसका 7 से अधिक हो तो वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि क्षारीय सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है। यह एक अल्कलाइन विलयन है और इसका मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन का pH वैल्यू हमेशा 7 से कितना होगा, कम होगा, बता दिया मैंने ऑलरेडी। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, तो जो उदासीन विलयन होता है, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो एक शुद्ध पानी होता है, यानी कि प्योर वाटर होता है, जिसका pH वैल्यू 7 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है, जिसको हम उदासीन कहते हैं। चलो, अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है, हमने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तो हमें पता ही था, लेकिन बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो बफर सॉल्यूशन होता है ना जिसमें कि आपका मिक्सचर होता है। बेसिकली ये किस चीज का, कि एक मिश्रण है जो थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस मिलाने पर pH में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। और इसका pH 7 से कम यानी कि अम्लीय, या 7 से अधिक यानी कि क्षारीय बफर हो सकता है, जो इसकी विशिष्ट रासायनिक संरचना पर निर्भर करता है। मतलब इसके केमिकल रिएक्शन पे वो डिपेंड करता है कि वो एसिडिक है या बेसिक। चलो, ये क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, तो टोटल हमारे ये 7 हो गए ना, 7, ठीक है, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पढ़ा आपने डायमेंशन वाला चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर में, है ना। तो 7 फंडामेंटल अब आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़े होंगे। तो इसमें से जो है वो तो आपका ये इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो डिराइव्ड हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वही आपका एक फंडामेंटल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि विद्युत धारा
अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली द्वारा परिभाषित 7 मूल भौतिक मात्राओं में से एक है, ठीक है। और बाकी 6 कौन कौन से हैं? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हमने, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। चलो, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब समझते हो क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण का बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव पर काम करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मैं आपको समझा दूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपको एक स्प्रिंग की तरह दिख रहा होगा, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कॉम्प्रेशन। क्या दिख रहा होगा? कॉम्प्रेशन, ठीक है। और यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा? यहाँ से यहाँ तक का आप लेकर के देखो, यहाँ तक लेकर के देखो, ठीक है। तो ये आपका क्या दिख रहा है? रेयरफैक्शन, है ना, रेयरफैक्शन दिखा रहा है। तो ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ आपको जो एक कॉम्प्रेशन और सॉरी, और यहाँ से यहाँ तक का जो आपको दिख रहा है रेयरफैक्शन, यही जो होता है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का वर्क होता है, उसका फंक्शन होता है। किसका? लॉन्गिट्यूडनल वेव का, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसी प्रिंसिपल पे, इसी चीज पे कौन वर्क कर रहा है? तो हमारा साउंड वेव, यानी कि ध्वनि तरंग काम करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव पे, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग पे काम करता है। कौन सा? साउंड वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स भी होता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो परपेंडिकुलरली काम करता है, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखा होगा कहीं। तो ये जो ये परपेंडिकुलरी जो ये वर्क कर रहा है, ये हमारा ट्रांसवर्स वेव कहलाता है, ठीक है। और जो ये कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन का जो आप देख रहे हैं, ये तो आपका क्रस्ट और थ्रस्ट वाला हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव। और ये जो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन वाला आप जो देख रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रॉपर्टीज है, और उस पर कौन सा वर्क करता है? तो हमारा साउंड वेव वर्क करता है, ठीक है। क्लियर? चलो, अभी वही ये चीजें एक्सप्लेन्ड है, आप अच्छे से इसको चाहो तो इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के, लेकिन वही चीजें हैं जो मैंने बताई हैं। यहाँ हिंदी में भी आपके लिए अवेलेबल है। चलो, ये क्वेश्चन देखो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय, यानी कि प्रकाश का विक्षेपण संभव है। कैसे? किस चीज में? ये हर किसी ने किया होगा, ये आपने स्कूल में भी किया होगा, प्रैक्टिकल में लैब में जा करके किया होगा। तो कैसे, किस चीज से करते थे? तो ये प्रिज्म से करते थे, है ना, जो हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट को शो करते थे, है ना। इसमें होता क्या है कि जो प्रिज्म है वो व्हाइट लाइट को क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है, अलग करता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, है ना, बहुत सारे कलर्स में, बिकॉज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड एंड डिफरेंट एंगल्स, मतलब जितने अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट होते हैं वो अलग अलग एंगल्स पे क्या करते हैं? बेंड करते हैं, है ना, व्हेन पासिंग थ्रू द नॉन पैरेलल फेसेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो हिंदी में भी देख ले तो एक प्रिज्म सफेद प्रकाश को उसके घटक रंगों से, है ना, स्पेक्ट्रम में जो घटक रंग यानी कि स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है, में अलग करता है, क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंग जो अलग अलग कलर्स होते हैं, विभिन्न रंग प्रिज्म के गैर समांतर चेहरों से गुजरते हैं, यानी कि वो पैरेलल नहीं होता है, वो क्या होता है? नॉन पैरेलल होता है, उसी को आपको बोल रहा है गैर समांतर चेहरों से गुजरते समय अलग अलग कोनों पर मुड़ते हैं, यानी कि बेंड करते हैं, और इस घटना को विक्षेपण कहते हैं, यानी कि डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बताओ, ये आपको क्या पूछ रहा है? ये आपको पूछ रहा है कि द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, ये तो बहुत इजी है, बताओ जल्दी। लेंस की शक्ति को मापा जाता है किस चीज में? किस में मापा जाता है? वॉट किसका है? तो पावर का है। एम्पियर तो करंट का है। वोल्ट का तो पता ही होगा। तो डायोप्टर किसका है? डायोप्टर इसी का है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है।
पावर ऑफ लेंस, चलो, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। तो ये आपका जो है ये आपको याद रखना चाहिए बेसिकली, अ लेंस विद अ शॉर्टर फोकल लेंथ हैज अ ग्रेटर पावर। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो लेंस होता है अगर वो शॉर्टर फोकल लेंथ है तो उसका जो पावर होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। चलो, टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशन, चलो मेडिकल कंडीशन पे बात हो रही है, मेडिकल कंडीशन पे बात हो रही है, एमआरआई पे बात हो रही है। एमआरआई टेक्निक इज यूज्ड विच इज नॉट यूज्ड इन एमआरआई। अब यहाँ पूछ आपसे रहा है ना कि जो एमआरआई में जो टेक्निक यूज की जाती है तो इनमें से कौन सा वो चीज है जिसका इस्तेमाल हम एमआरआई में नहीं करते हैं, है ना। चिकित्सा स्थितियों में निदान के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, मतलब कि एमआरआई में इन कौन से जो वेव्स हैं या रेज हैं जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। नहीं वाला बात बताना है, जो कर रहे हैं उसका नहीं, जो नहीं कर रहे हैं वो बताना है। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे, रेडियो वेव्स या गामा रे, बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेडियो वेव्स हैं और जो मैग्नेटिक वेव्स हैं ये दोनों ही यूज होते हैं, ठीक है, यूज होते हैं। तो आपका बचा कौन, आपका बचा गामा रेज और एक्स रेज। तो ये दोनों जो हैं वो नहीं यूज होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही यूज नहीं किए जाते हैं एमआरआई में, ठीक है, जो कि हमारा एक रेजोनेंस इमेजिंग होता है एमआरआई बेसिकली, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक से आप एमआरआई का फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक से तो ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड का आपको समझ में आ रहा है ना। और आपको रेडियो वेव आपको याद रखना है, रेडियो तरंग आपको याद रखना है कि इन दोनों का जो है एमआरआई में इस्तेमाल होता है और एक्सरेज और गामा रेज का नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो ये बताओ, when a sound wave goes from one medium to another the quantity that remains unchanged। तो जब भी कोई साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मात्र जो अब अपरिवर्तित रहती है, मतलब इनमें से कौन सा वैसा एक हमारा क्वांटिटी है जो कि बदलता नहीं है भले साउंड का जो है मीडियम बदल जाए, तो वो आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कोई मीडियम नहीं होता, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड सोनली बाय द सोर्स ऑफ द साउंड एंड इज अ मेजर्ड ऑफ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। इट डज नॉट डिपेंड, इंपॉर्टेंट लाइन तो यहाँ है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम थ्रू विच द साउंड ट्रेवल्स, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड ये नहीं करता है, कौन, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति, ठीक है। चलो, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर। अब आप ईयर देख के आपको लग रहा होगा कि ये टाइम का यूनिट हो सकता है क्योंकि ईयर लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। लाइट ईयर बेसिकली किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है, यानी कि दूरी का यूनिट है, ठीक है, दूरी का इकाई है, ठीक है। तो ये इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम एंड इट इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम। हम जो वैक्यूम में एक साल में जो लाइट ट्रैवलिंग का जो हम एक मेजरमेंट ले रहे हैं, एक कैलकुलेशन ले रहे हैं, उसी को हम लाइट ईयर कह रहे हैं। एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, है ना, कितना होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक दूरी की एक इकाई होती है लाइट ईयर, है ना, जो कि क्या है, यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात वैक्यूम में तय करता है, ठीक है, ये आपको बस याद रखना है। चलो ये बताओ कि विच पार्टिकल्स फ्री ऑफ चार्ज, अरे ये तो बहुत ही आसान है, बताओ जल्दी। अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो जो जिसमें चार्ज नहीं है वो क्या है, न्यूट्रॉन है, सिंपल सा आंसर, न्यूट्रॉन है जिसमें चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन इज अ अनचार्ज सब्सटेंस पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
तो न्यूट्रॉन एक अनावेशित उप क्या है, उप परमाणविक कण है जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज। ओम मीटर, चलो बताओ ओम मीटर किसकी इकाई है, किसका यूनिट है? रेसिस्टेंस का, कंडक्टेंस का, रेसिस्टिविटी का या चार्ज का? रेसिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ा है आपने? सीरीज वाला, पैरेलल रेसिस्टेंस सीरीज वाला, ये सब कुछ पढ़ा है? फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ना अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो यूनिट है ना, ये किसका? रेसिस्टिविटी का है। इसको हम लोग इससे डिनोट किया करते थे। याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है फिजिक्स में? इसी से डिनोट किया करते थे। और ये रेसिस्टिविटी का जो है यूनिट है क्या? ओम मीटर। ठीक है। फिजिक्स जो है ना, वो पढ़ने के बाद ना दुनियादारी इंसान भूलता है, लगता है कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। चलो, resistivity is an interesting property of a material that measure its opposition to the flow of electric current, है ना? And its SI unit is ohm meter. ओम मीटर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। The chemical formula of sapphire is, बताओ जल्दी। sapphire, रूबी, क्या होगा? अब एल्युमिनियम तो यू नो कि एल्युमिनियम इसमें मेंशन्ड है, लेकिन ये होगा कि ये होगा, क्योंकि ये दोनों तो नहीं होगा, आपको तो पता है ये दोनों नहीं होगा। या तो ये होगा या तो ये होगा, ए और बी, है ना? ए और बी, तो ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपका Al2O3 होना चाहिए, है ना? Al2O3 होना चाहिए। तो Al2O3 जो होता है वही आपका सफायर होता है। सफायर एंड रूबी आर बोथ वेराइटीज ऑफ द मिनरल कॉरेंडम। कॉरेंडम जो मिनरल है उसी का जो है ये वेराइटी है, विच इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला Al2O3 होता है, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें था। आज हम लोग यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, ओके। जब तक के लिए आप पढ़ते रहो, खुद से भी पढ़ते रहो। सारी सीरीज को आप चाहो तो 2-2 बार देख लो अगर आप चाहो तो, वरना आप अगर बुक से पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ लो, लेकिन PYQ करते रहो। फिर हम आएंगे PYQ लेके, और इंग्लिश का भी PYQ लेके। सो डोंट वरी एंड कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।